मजमून समाजी साइंस जमात दहम, स्कोरिंग और पासिंग पैकेज, मुतवक्का 3 मार्क्स के सवालात के जवाबात, सिलसिलावार सीरीज। पहला तो हमारा बाब है हिंदुस्तान में अंग्रेजी इंतजामिया के असरात। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, जमींदारी निज़ाम और रैयतवारी निज़ाम में फ़र्क वाज़ा करें। तो हम पहले रैयतवारी निज़ाम से शुरू करते हैं। रैयतवारी निज़ाम सबसे पहले 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने 12 महल के इलाके में नाफिज किया। इस निज़ाम के बाद 1801 में थॉमस मिनरो ने मद्रास, मैसूर और मुंबई के इलाके में नाफिज किया। इस निज़ाम के तहत किसान और कंपनी दोनों बराए रास्त मुंसलिक या ताल्लुकात कायम हुए। जमीन काश्त करने वाले को जमीन का मालिक या रैयत तस्लीम किया जाता है था। नेक्स्ट, इस निज़ाम में किसानों को जमींदारों की गैर मौजूदगी में बरतानी हुकूमत को टैक्स अदा करने का मौका मिला। इस निज़ाम के तहत छोटे किसानों को जमीन की मिल्कियत दे दी गई, लेकिन भारी अरीजी यानी जमीनी लगानी टैक्स की वजह से ज्यादा तकलीफ में आ गए। हुक्म ने यानी ऑफिशियल्स किसानों से जमीनी टैक्स वसूल करने के लिए ताजीरी कार्रवाइयां यानी सख्ती इख्तियार करने लगे। अब हम देखते हैं जमींदारी निज़ाम में, ये नेक्स्ट पार्ट था उसका फर्क में से। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 वो 92 था, ये 93 बंगाल में इसको नाफिज किया। इस पॉलिसी में जमींदार जमीन के मालिक बन गए, वहां पर रैयत, यहाँ पर जमींदार। इस निज़ाम में जमींदारों को ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि 11% से ज्यादा पैसा अपने पास रखते थे, लेकिन किसान जमींदारों की तरफ से जमीनी टैक्स के हासिल करने का जो तरीका था वो बेरहमी से इस्तेहसाल का शिकार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। पहले अंग्रेजी जदीद तालीम के असरात की वजाहत करें, यानी अंग्रेजी तालीम के या तो मगरिबी तालीम के असरात हिंदुस्तानियों पर। तो पहले हम देखते हैं क्या हिंदुस्तानी जदीदियत, सेक्युलरिज्म, जमहूरी रवैयों और अकलियत पसंदी के साथ तरक्की करने लगे। कौम परस्ती का नजरिया या हुब्बुल वतनी का नजरिया बढ़ने लगा। मकामी अदब और जबानों के लिए हौसला अफजाई मिली। इससे ख्वांदा तबका या पढ़े लिखा हुआ तबके में सोच के अमल में इत्तेहाद पैदा होने लगा। रिसाले निकलने लगे और नई समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीकें जन्म लेने लगी या उभर कर आने लगी। मुफक्किरीन के ख्यालात जैसे जीएस मिल, रूसो और मॉन्टेस्क्यू के असरात हिंदुस्तानी तालीम याफ्ता नौजवानों के जहन पर होने लगे। दुनिया भर में होने वाली आज़ादी की जद्दोजहद ने हिंदुस्तानियों को भी मुतासिर किया। हिंदुस्तानी अपनी भरपूर रिवायत को समझते हुए, कदीम रिवायत को समझते हुए और इनकी तारीफ कर सकने लगे और नई सोच और सकाफत का इदराक भी उभरने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बरतानवी निज़ाम जमीनी लगान के क्या असरात हुए, बहस करें। जमींदारों का एक नया तबका पैदा हुआ जो किसानों का इस्तेहसाल करने लगा। किसान आहिस्ता आहिस्ता बेजमीन होते गए। जमीन एक तिजारती शय बन गई। जमीनों को गिरवी रख कर कर्जा लिया जा सकता था। जमीन पर टैक्स अदा करने के लिए बहुत से जमींदारों को भी अपनी जमीनें गिरवी रखनी पड़ी, इनसे बड़े जमींदारों के पास। और ज़राई शोबे कमर्शियल या तिजारती हो गया और साहूकार जो व्यापारी थे वो बहुत ज्यादा दौलत के हिसाब से मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मुस्तकिल जमींदारी निज़ाम में हिंदुस्तानी किसान कर्जे में पैदा हुए, कर्जे में जीते रहे और कर्जे में ही मर गए। कैसे? तो यहाँ पर अगर लगान, जमीनी लगान के ताल्लुक से भी अगर सवाल आया तो यही होगा। जवाब देखें। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में इस निज़ाम को नाफिज किया। इस पॉलिसी में जमींदार जमीन के मालिक या मिल्कियत का हक इन्हीं के हक पास रहा। इस निज़ाम में जमींदारों को ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन जमींदारों के जरिए जमीन के टैक्स के जरिए किसानों को शदीद नुकसान पहुंचा। बेरहमी से इनका इस्तेसाल करने लगे और ज़राई ज़मीन में मौका न मिलने की वजह से किसान परेशानी का सामना करना पड़ा। इस निज़ाम ने एक नया समाजी ग्रुप बनाया जिसने अंग्रेजों की मदद की। बेकायदा काम की वजह से किसानों, खेती के मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ा और किसानों का इस्तेसाल किया गया और इन्हें अदम तहफ़्फ़ुज़ की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। टीपू सुल्तान के लिए तीसरी एंग्लो मैसूर जंग नागजीर साबित हुई, कैसे? तो हमारा जवाब देखते हैं हम। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग में से मराठा और लॉर्ड कॉर्नवालिस के आपस के दरमियान में शुरू हुई। ये जंग 1790 से 1792
में श्रीरंगपट्टन में लड़ी गई। ट्रावंकूर की सियासी सूरत हाल इस जंग की बुनियादी वजह बनी और इस जंग में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के हाथ इंतहाई शर्मनाक का सामना करना पड़ा। इस जंग का खात्मा मुआहदा श्रीरंगपट्टन के तहत हुआ और अंग्रेजी कई गैर जरूरी शराइत और नामुवाफिक हालात दाखिल करने में कामयाब रहे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अपनी आधी सल्तनत से अलग करने पर मजबूर किया गया, खोना पड़ा उनको। हाँ, जंगी नुकसान यानी खसारे के तौर पर 3 करोड़ रुपए अदा करने पर मजबूर किया गया और इसकी अदायगी तक जमानत के तौर पर अपने 2 बेटों को गिरवी या रहन रखना पड़ा। इसे जंगी कैदियों यानी अंग्रेजी इत्तेहादी की रिहाई पर भी मजबूर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों की तरफ से आईनी तरक्की के जराए कौन कौन से कवानीन नाफिज किए गए या सो कौन कौन से इकदामात उठाए गए। तो जवाब देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और 1833, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858, इंडियन परिषद या काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन परिषद एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल या परिषद एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और आखिर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और एक आना चाहिए था 1947 का आजादी का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया में मेंटो मार्ले और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट के दरमियान में फर्क बताइए। तो हमें सबसे पहले क्या है 1919 का हिंदुस्तानी परिषद एक्ट या तो मिंटो मार्ले इस्लाहात के ताल्लुक से देखेंगे। सबसे फर्स्ट में देखेंगे ये मरकजी मुकन्नना यानी मजलिस कानून साज के अराकीन की कुल तादाद 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। सेकंड वन, रियासतों में या तो सूबों में काउंसिल मेंबरान की तादाद में भी इजाफा हुआ। मुकन्नना या तो मजलिस कानून साज के अराकीन को पहली बार इंतखाब के जरिए से मुंतखब करने की इजाजत दी गई। लास्ट वन जो है वो मुसलमानों के लिए अलहदा नुमाइंदगी फराहम करने के लिए अलहदा खुसूसी इंतखाबी हल्का या स्पेशल इलेक्टरेट कॉलेज या कम्युनल अवार्ड बनाया गया। और जब मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड में से देखेंगे हम इस्लाहात में से, इसको हम 1919 का हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम पर भी जानते हैं। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड 1919 इसने 2 ऐवानी कानून साज इदारा तश्कील दे, इसे बाई कैमरल भी हम कहते हैं। ऐवान जर्री और ऐवान बाला मिला तश्कील दिए गए। सूबाई हुकूमत में डायर की यानी बाई कैमरल भी बोलते हैं इसको 2 अमली हुकूमत की इजाजत दी गई। हिंदुस्तान के लिए एक हाई कमिश्नर मुकर्रर किया गया। मकामी खुद मुख्तियार को बेहतर बनाने का वायदा भी किया गया। सूबाई रियासत यानी बजट को मरकजी बजट से अलग कर दिया गया। मुसलमानों, सिखों और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों के लिए अलहदा मखसूस इंतखाबी हल्का यानी इलेक्ट्रोल कॉलेज की तौसी की गई। नेक्स्ट, हिंदुस्तान में सिविल सर्विस या शहरी खदमात और अदालती निज़ाम के दरमियान में मैदान में अंग्रेजों की क्या इस्लाहातें थी। पहला हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज यानी शहरी खदमात का इंतजामिया को मुतारफ करवाया। 1800 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज को कायम किया ताकि सिविल सर्विसेज में शमूलियत के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए फ़ायदा यानी तालीम और तरबियत फराहम की जा सके। तीसरा, 1853 में सिविल सर्विसेज के लिए तकर्रुरियाँ मासबकाती यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए से की गई। इससे हिंदुस्तानियों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो। नेक्स्ट हम अदालती देखते हैं कि वॉन हेस्टिंग्स की तरफ से वाजा करदा अदालती इंतजामिया मंसूबा था। सेकेंड हम देखते हैं अंग्रेजों ने मुगलों की जगह हिंदुस्तान में नया अदालती निज़ाम मुतारफ करवाया। हर जिले में 2 किस्म की अदालतें कायम की गई। उसमें से पहला दीवानी अदालत बतौर सिविल कोर्ट के नाम तौर पर और दूसरा जो है फौजदारी अदालत के तौर पर यानी क्रिमिनल कोर्ट जस्टिस को। नेक्स्ट, आहिस्ता आहिस्ता फौजदारी अदालतों में बरतानवी कानून तरीका कार मुतारुफ करवाया गया। नेक्स्ट जो हमारा सबक जो है वो समाजी व मजहबी सुधार या इस्लाह। तो इसमें से पहला सवाल हम देखते हैं हिंदुस्तानी तारीख में 19वीं सदी को हिंदुस्तान निसातुस्सानिया का दौर कहा जाता है, क्यों? तो जवाब देखिए, हिंदुस्तानी मगरबी तहजीबों के साथ राब्ते में आए। इसके नतीजे में इन्होंने अंग्रेजी तालीम का फ़ायदा हासिल हुआ। हिंदुस्तानियों में अक़लियत पसंदी और इंसान नवाजी या परस्ती परवान चढ़ने लगी। मगरबी अफकार ने हिंदुस्तानियों को जमहूरियत, आज़ादी, मसावात
कौम परस्ती के नज़रियात से मुतारुफ करवाए और बहुत से हिंदुस्तानियों ने जो मगरबी तालीम से रोशनास थे इस्लाहात लाने की कोशिश करने लगे। इसी ज़मन में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट और सर सैयद अहमद खां, नारायण गुरु, पेरियार और दीगर ने समाजी इस्लाहात के काम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ब्रह्मो समाज के अहम पहलू या तालीमात क्या हैं। जवाब देखिए, तौहीद यानी वाहिद खुदा की परस्तिश की वकालत की, बेमानी रसूमात की मुखालिफत की, हर इंसान को इज्जत से जीना चाहिए, अंग्रेजी तालीम को अहमियत देना, कसीर तादाद अदवाज की मुखालिफत करते हुए खवातीन को बराबरी का यकीन दिलाना, बुत परस्ती और पर्दा के निज़ाम की मुखालिफत की। इन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का प्रचार किया। इन्होंने लड़कियों की तालीम के लिए एक हाई स्कूल शुरू की। इन्होंने बेवा की दोबारा शादी और बैन जाती शादियों की हौसला अफजाई की। तमाम जातों के लोगों को मिलकर खाना यानी लंगर का इंतजाम किया और बच्चा शादी या कम उम्री की शादी की मुखालिफत की। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्य समाज के मकासद या अहमियत क्या हैं। तो जवाब, तमाम हिंदुओं को एक बेशक्ल और सूरत खुदा पर यकीन रखना चाहिए, फॉर्मलेस गार्ड। इन्होंने जात पात के निज़ाम की मुखालिफत की और बैन जाती शादियों की हौसला अफजाई की। कसीर तादाद अदवाज और कम उम्री की शादियों को रद्द किया। मर्द और औरत को बराबर करार दिया और वेदों के मुतालिए पर जोर दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी में से सर सैयद अहमद खां या अलीगढ़ तहरीक के तालीमात की वजाहत करें। जवाब देखते हैं, तौहीद की वकालत की, शिर्क व बिदात की मुखालिफत की, बेमानी रसूमात की मुखालिफत की, हर इंसान को बाइज्जत तौर पर बसर करने चाहिए, मुस्लिम खवातीन के लिए पर्दा के निज़ाम को ख़त्म करने पर जोर दिया, मुसलमान लड़कियों को अंग्रेज़ी तालीम देने की वकालत की, कसीर तादाद अज़वाज की मुखालिफत करनी चाहिए, हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद इत्तफाक को फ़रोग देना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सत्य शोधक समाज की तरफ से किन इस्लाहात की वकालत की गई या ज्योतिबा फुले के तालीमात कौन कौन से थी। तो जवाब, गैर ब्राह्मीण तबके और खवातीन को मसावी हुकूक फराहम करना। तहरीक के लिए एक फलसफियाना बुनियाद बनाई अपने इस तहरीक के लिए। इन्होंने शूद्रों और लड़कियों के लिए स्कूल खोले। इन्होंने लड़कियों के लिए हॉस्टल्स भी बनाए। इन्होंने मसावात पर मबनी माशरे की क़याम की नई सिमत दी। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के बानी थे। इन्होंने गुलामगिरी और सत्कार्यांच अस्वद किताब लिखी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वजाहत करें कि किस तरह से स्वामी विवेकानंदा नौजवानों के लिए मुहर्रिक कुव्वत का जरिया है, या तो स्वामी विवेकानंदा के खिदमात अतियात बयान करें। तो जवाब देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परम मिशन कायम किया। वो रामकृष्ण परमहंसा के पसंदीदा शागिर्दों में से थे। इन्होंने मैसूर के चामराज वडेयर दहम को शूद्रों के लिए बच्चों के लिए स्कूल शुरू करने का मशवरा दिया। इनके ख्यालात हिंदुस्तानी सखाफती का सरचश्मा थे। वो तमाम मज़ाहिब को बराबर समझते थे। इन्होंने ज़ात पात से पाक माशरे के क़याम के लिए काम किया। इनका ख्याल था कि लोगों को पहले ख्वानदा बनाना चाहिए। इनका ख्याल था कि रूहानी एहसास किसी भी मजहब या खुदा से ज़्यादा अहम है। वो एक बेलूस अकीदतमंद इंसान थे। फ़र्द की अहमियत इसकी मौजूदगी और काबिलियत पर जोर दिया। इन्होंने कर्म और योगा के मश्क के अलावा इसे बरकरार रखा। वो समाजी खिदमत की वकालत की जो नजात के हुसूल के लिए ज़रूरी है। विवेकानंदा ने इस बात पर जोर दिया कि कौम और मजहब एक सिक्के के दो रुख हैं। 1893 में शिकागो के आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंदुस्तान की अजमत को ऊंचा किया या बुलंद किया और ये भी वो किया कि वो तमाम मज़ाहिब की रवादारी की वकालत की और इस बात पर जोर दिया कि तमाम मज़ाहिब सच्चे हैं। इस तरह इन्होंने हिंदुस्तानी सखाफत को दुनिया से मुतारुफ करवाया।